हमारे हरिंदर कल्याण जी पार्टी के अपने जिला अध्यक्ष जो हमेशा उत्साह की बात करते हैं, कभी भी इन्होंने मन में निराशा की कोई बात नहीं लाए। और मैं समझते मेरे स्वभाव में किसी की प्रशंसा करना होता नहीं है। तो अपने बारे में बता रहा हूं, मंच से या कहीं सामने से मैं प्रशंसा नहीं करता हूं। कुछ कठोर बातें कभी कभी कह देता हूं, थोड़ा डांट देना, थोड़ा बता देना कि ये ठीक नहीं है, गलत है। उस स्वभाव का मतलब होता है स्व का भाव। अपना अपना सबका स्वभाव होता है। जैसे सबके स्वभाव बताएं, मेरे अपना स्वभाव है कि कोई काम अगर है तो वो नहीं हुआ तो सामने वाले को चेता दो के काम नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं के अपने अपने अनुभव रहे होंगे। अब आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं विषय के बारे में क्या बोलूं क्या ना बोलूं। पता नहीं आज आप लोगों को जो बुलाया गया है, क्या कह के बुलाया गया, लेकिन ये कहा भी कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, आपने आना है। अब एक तो यह है कि मैं यहां प्रत्याशी बनाऊं लोकसभा का, आप मेरा स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और एक यह है कि हमारे पीछे पड़ा रहता था, हमेशा डांटता था कठोरता से, चलो विदा हो रहा है, इसको विदाई कर दो, आज विदाई करने के लिए आ गए। हाँ, एक बात जरूर है कि मेरे बारे में तो मुझे नहीं पता लग रहा कि ये अभिनंदन स्वागत है या विदाई है, लेकिन हाँ, आप सब अपने मुख्यमंत्री जी का, चाहे मुख्यमंत्री के नाते और चाहे यहाँ के प्रत्याशी के नाते, इनका अभिनंदन स्वागत करने के लिए आप जरूर आए हैं, ये मुझे विश्वास है। तो मित्रों, भाई बहनों, ये बड़ी पिछले 9.5 साल की कहानी घूम रही है लगातार। चुनाव लड़ने का पहला अनुभव था 2013 में। मुझे मालूम नहीं कि क्यों सोचा होगा हमारे अधिकारियों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस समय वुड बी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जब मेरा निर्णय हो रहा था तब तक वो प्राइम मिनिस्टर ही बने थे, और कुछ दिन बनने के बाद फिर ये सारी बात भी आगे बढ़ी। तो मुझे कहा गया कि अगर चुनाव लड़ना पड़े तो कहां से लड़ेंगे। सोचा नहीं था, क्योंकि लगातार 8 वर्ष तक संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी का काम किया, 94 से 2002 तक, और 94 से पहले 1980 से लेकर 1994 तक 14 साल तक संघ के प्रचारक के नाते संघ का शाखा का काम किया। 22 साल संगठन का ही काम किया। बाद में 2002 से लेकर 2013 तक जब चर्चा चली, उससे पहले 11 साल तक पूरे देश भर में अन्य प्रांतों में कभी प्रभारी तो कभी संगठन मंत्री, उत्तर क्षेत्र का, कभी अंत्योदय का काम, कभी चुनाव संगठन का काम, संगठन सहायक का काम, कई तरह के काम जिनमें लगा है, सारे देश भर में घूम के करता रहा। अन्य प्रांतों में चुनाव की व्यवस्था के लिए भी मुझे भेजा गया, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे उत्तराखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे कई प्रांतों में, आसाम में भी भेजा हमको। लेकिन कई प्रांतों के अपने अपने अनुभव लेने के लिए बड़ा अच्छा वो समय था। लेकिन अचानक जैसे आया संगठनात्मक काम के बाद चुनावी राजनीति में आना है, ये बहुत एक मोड़ था। पूछा गया कि कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने कहा सोचा नहीं है, कि सोच के आओ। अपने कुछ साथियों से, जो प्रदेश स्तर के साथी, चाहे वो बीजेपी के थे, संघ के थे, हमने कहा भी ऐसा विषय निकला है, बताइए क्या करें। उनका दर्जनों सीटें ऐसी हैं जहां आप चुनाव जीत सकते हैं। फिर भी दर्जनों से तो नहीं चुनाव जीत सकते, लड़ सकते, लड़ा तो एक जगह से होगा। कोई एक का तो तय करके बताओ हमको। मैंने स्वयं ही तय किया था, क्योंकि कभी सोचा नहीं था। कुछ साथी बैठे और बैठने के बाद कहने लगे ये 5-6 सीटें जो है आप केंद्र को बता दो, उनके जिम्मे छोड़ दो कि कहां से चुनाव लड़ना है। जहां उनके पास जीतने के लिए वो सोचेंगे अपने आप के, यहाँ ये जीत सकता है, यहाँ ये लड़ सकता है, ये कर सकता है,
तो जब मैंने सारी बात बताई तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि करनाल से चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने कहा मैंने जितनी सीटें बताई आप जहां कहोगे मैं लड़ूंगा, लेकिन मेरा सौभाग्य होगा कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूं कि पूरे हरियाणा में घूमते हुए चलना। करनाल में भी बहुत बार आना हुआ, संघ के काम के नाते, बीजेपी के काम के नाते। तो मित्रों, वो दिन शुरू हुआ। आप लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर के पहला अभियान, दूसरा अभियान और 9.5 साल किसी कार्यकर्ता ने कमी नहीं छोड़ी। मुझे याद है पिछले चुनाव में टी शर्ट पर लिख करके हजारों कार्यकर्ता मैं हूं मनोहर, मैं हूं मनोहर लिख लिख के निकल गए फील्ड में। 2014 में तो मैंने समझौता लगाया था, लेकिन 2019 में तो मात्र एक दिन जिसे नामांकन करना था उस दिन में आया था, 2 घंटे के लिए स्क्रूटनी थी उस दिन आया था, या अंतिम चुनाव का जो प्रचार का दिन है उस दिन 4 घंटे लगाए थे। फिर चुनाव परिणाम निकलने के बाद मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए आया था। केवल 4 बार ही आया था और पूरा महीना हुआ। जिस शिद्दत के साथ कार्यकर्ता घर घर जाकर के और मैं मनोहर बनकर के काम किया, मित्रों आपके सामने नतमस्तक होता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भावुक हो गए हैं अपने कार्य को याद करते हुए। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भावुक हो गए और ये संजय भटला उनको पानी पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसे कहा जाता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। कभी किसी के साथ, किसी ओहदे के साथ, किसी पोजीशन के साथ चिपक के बैठना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के संस्कार में नहीं है। मैं एक कहानी सुनाया करता था, आज भी हिसार में किसी ने मुझे सुनाई कि आपने एक कहानी सुनाई थी, आपने अपने ऊपर लागू कर दी। वो कहानी यूं थी कि एक राजा, उसका उत्तराधिकारी तय करने का विषय आया, तो कोई कारण जैसे कई बार हो जाते हैं, वो तय नहीं कर पाए राजा की अनुपस्थिति में कि उत्तराधिकारी कौन होगा। किसी ने कहा ये अच्छे हैं, किसी ने कहा वो अच्छे हैं। ऐसा झगड़ा तो नहीं होता था कि मैं अच्छा हूं, ये उस समय भी कोई नहीं कहता था, लेकिन अच्छों के बीच में भी होड़ लगती थी। उसमें भी होता था कि नहीं इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, विवाद तो हो ही सकता है। उस विवाद में रात के जब 12 बज गए तो राज पुरोहित आ गए कि भाई क्या फैसला किया। वो जो दरबार के लोग थे, मंत्रिमंडल उस समय जो होता था, उनका कि महाराज फैसला नहीं कर पा रहे, आप ये तरकीब बताइए कि ठीक है तुम्हारा जो विवाद मैंने सुना है, तुम फैसला नहीं कर पाओगे, अब जो फैसला भाग्य पर छोड़ दो। कैसे छोड़ें? क्या आप सब लोग सो जाओ। उस समय टेलीफोन और कोई मोबाइल वाइल तो होते नहीं थे कि खबर बाहर चली जाएगी। बाहर पहरा था। जो सुबह सुबह दरवाजा, पहली किरण सूरज के निकले, जो दरवाजे पर आदमी आ जाए, समझो उसका भाग्य है कि उसको राजा बना देना। सो गए, सुबह दरवाजा खोला, देखते हैं कि सामने का भिखारी कमंडल लेके आ गया और वो कहता भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। उनका भिक्षाम विक्षाम तो साइड में करो, तुम अंदर आ जाओ। अंदर बुला लिया, कमंडल साइड में रखवा दिया और ये कहा कि आज से ये राज दरबार का आदेश है कि आज से आप हमारे राजा। ये क्या कह रहे हो? मैं तो भिक्षा लेने के लिए आया हूं। मेरे आश्रम में कुछ बच्चे बालक हैं, उनको मैं पढ़ाता हूं, उनको जाके भोजन कराना है। आप मुझे भिक्षा देनी है, दो, मैं राजा बन के, मुझे नहीं चाहिए राजपाट। क्या नहीं, अब तो राज दरबार का हुक्म आप मान टाल ही नहीं सकते। हुक्म टालोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अच्छा ऐसी बात है तो फिर एक छोटी सी शर्त है मेरी, अगर आप मान लोगे तो मैं आपका राजा वाली बात मान लूंगा। कहले बताओ क्या शर्त है? शर्त यह है कि 1 घंटा मेरे व्यक्तिगत काम के लिए मुझे आप छोड़ दोगे, 23 घंटे में राजा बनकर काम करूंगा। सब लोगों ने सोचा क्या, वहां जो बैठे थे, भाई ऐसी कौन सी बड़ी बात है, अगर राजा सोता भी है अपने व्यक्तिगत काम के लिए, उसको तैयार भी होना होता है, खाना भी खाना होता है, तो 1 घंटा अपने व्यक्तिगत काम के लिए दे देंगे इनको। ठीक है, मान लिया कि ठीक है आज मैं आपका राजा हो गया, समय निश्चित हो गया कि ये 1 घंटा मैं अपने व्यक्तिगत काम के लिए अलग से बैठूंगा, बाकी 23 घंटे जो राजकाज का काम है मैं करूंगा। अब 1 घंटा
कमरे में जाते, घंटे बाद बाहर निकलते, फिर राजकाज शुरू। अब इस 5-6 महीने जब बीत गए तो जासूसों ने पता किया, करना शुरू कर दिया कि भाई आखिर पता तो करें कि ऐसा तो ना हो ये व्यक्ति भिखारी के वेश में आया था, हमें राजा बना दिया, कल को यानी राजपाट के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच करके और हमारा राजपाटी सारा चला जाए। उन्होंने पता किया। पता क्या किया कि राजा अंदर जाते हैं, अपने कपड़े उतार करके खूंटी पर टांग देते, बाद में दूसरी खूंटी पर जो भिखारी वाले कपड़े वो पहन लेते और पहन करके कमंडल उठा करके दीवार के साथ साथ 45 मिनट तक घूमते हैं, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। भिक्षा विक्षा तो क्या मिलनी होती है, अंदर बंद कमरा है, दीवार के साथ घूम रहे हैं। 45 मिनट बाद वापस अपने कपड़े पहनना और कपड़े पहन के बाहर आके राजकाज करना शुरू कर देना। अब दरबार जब लगा तब राज दरबारियों ने पूछा, महामंत्री जो उनके थे उन्होंने पूछा कि महाराज हमने ये तो पता कर लिया कि आप 1 घंटा क्या करते हो, लेकिन ये बताओ ये क्यों करते हो? उनका बस अगर इतनी बात नहीं समझ में आई तो काहे कि महामंत्री हो, आप लोगों को तो समझ में आ जाना चाहिए। नहीं महाराज समझ में नहीं आया, बता दो, खुलासा करो। कहने के देखो, जिस भाग्य ने, जिस किस्मत ने मुझे भिखारी से राजा बना दिया, कल को उसी कारण से मान लो किसी भी कारण से वापस में भिखारी बनना पड़ जाए तो अपना काम तो ना भूल जाओ। इसके पीछे छुपा त्याग भाव। यानी त्याग का मायना यह है कि मेरा नहीं है कुछ भी, ये सारा इस परिवार का है, इस देश का, इस समाज का है। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि सारा संसार अपना है, मैं एक छोटी चीज को अपने आप को बांध के क्यों रखूं? हाँ, जिम्मेवारी जो लगेगी उस जिम्मेवारी को पूरा करना ये हर कार्यकर्ता का काम है। जिम्मेवारी छोटी लग जाए, बड़ी लग जाए, मध्यम लग जाए, कुछ लग जाए, पीर बवर्ची भिश्ती खर, जो जिम्मेवारी लग गई उसको पूरा करेंगे। उस जिम्मेवारी को पूरा करते हुए जब लगभग 8 साल हो गए, मैंने स्वयं प्रधानमंत्री जी को कहा, देखिए आयु का भी एक पड़ाव होता है और व्यक्ति की जो क्षमता होती है, जो कुछ करना होता है, आज मैं उस चीज में नहीं जा रहा कि क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया, लेकिन जो किया 8 साल में मन लगा के तन मन सबसे जनता का भला कैसे हो सकता है ये काम किया है। 8 साल के बाद व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा और बचता नहीं है कि वो और क्या देगा। हाँ, कोई नई भूमिका में नया कुछ हो सकता है, तो नया कुछ करने के लिए मैंने एक निवेदन रखा, प्रस्ताव रखा कि ऐसी भूमिका में हम नहीं है कि इस कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू करें, या कुर्सी किस तो मिले ना मिले उस लड़ाई में कई लोग उस कुर्सी को तोड़ ही दें। ये कुर्सी जैसी है, ये शासन करना के लिए जनता की सेवा की कुर्सी है, तो इस सेवा की कुर्सी को सही सलामत किसी को आने वाली पीढ़ी में से किसी को दिया जाए। 1 साल पहले मैंने उनको कहा था, काम में यानी इस प्रकार के विषयों में निर्णय करना शायद उनके लिए भी उतना आसान नहीं रहा होगा। 2 महीने पहले उन्होंने कहा कि आपने एक बात कही थी, यहां कही थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, योजना बनवा लो, कैसे बनानी है। प्रमुख जो अधिकारी बैठ के, और वो योजना बनी, किसी को कानों कान खबर हुई क्या? हुई क्या? अगर और कोई दल होता तो ये बंधु ही उखाड़ फेंकते, ये तो सामने खड़े। वैसे इनको अगर सूर्य अच्छी मिले तो इनका काम चलता है, उसके कारण से इनका काम भी ज्यादा नहीं चल पाया। कोई नहीं, और किसी तरीके से बढ़वा लेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 12 तारीख से लेकर के 12 क्या बल्कि 11 तारीख से, जब 11 तारीख को गुरुग्राम में प्रधानमंत्री जी बोले तो उन्होंने कहा मंच पर कई बातें कही, लेकिन आखिर में ये कहा कि आज हम दोनों भी साथ हैं, यानी प्रधानमंत्री जी मेरी ओर कहा कि हम दोनों भी साथ हैं, और संयोग से प्रदेश अध्यक्ष के नाते वहां पर श्री नायब सिंह जी सैनी उस मंच पर उपस्थित थे, तो उन्होंने एक शब्द बोला था, उसमें किसी को समझ में नहीं आया कि हम दोनों भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। ये उन्होंने 11 तारीख को दोपहर को कहा था। वो शायद हमारे नायब सिंह जी को भी पता लगा कर नहीं लगा। वहां से चल करके करनाल जब आए थे तो यहाँ कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी,
मिथिलेश सिंह जी शर्मा और कुछ लोग थे। तो उस समय मैंने भी एक शुरू वाक्य बोला था, पहला आप रिकॉर्डिंग में कोई निकाल के देख लेना, कि हमारे आज के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह जी सैनी, अभी आज के कहने के बाद मैं भी एक संदेश देना चाहता था। तो मुझे पता था कि कल से उनको छोड़ा है, और यहां से चंडीगढ़ पहुंचने के बाद वो प्रक्रिया शाम को 7 बजे शुरू करके, और फिर 13 तारीख को परिवर्तन, और 12 को परिवर्तन, को 11 शाम की बात है, 12 को पूरा परिवर्तन, और 13 को एक विश्वास मत हासिल करके पूरे सदन का विश्वास मत है, और अपने अपने नेता को एक मुख्यमंत्री के नाते प्रस्थापित किया। मुझे भी लगा कि एक बड़ी जिम्मेदारी से मैंने उसको पूरा किया है, कराया है। मित्रों, ये सब करने के लिए मुझे भी मेरा साहस, मेरा बल वो कैसे मिला? वो आप लोग मेरी पीठ पर खड़े हैं इसलिए मिला, आपके ऊपर मेरा भरोसा है इसलिए मिला। और वो भरोसा मैंने आपसे बिना पूछे 13 तारीख को जब विश्वास मत प्राप्त किया, हमारे मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर दे चुके थे, विश्वास मत प्राप्त हो चुका था। उसके बाद आखिरी 5 मिनट में आपके उस भरोसे पर कि मुझे अपने मतदाताओं पर विश्वास है, करनाल के मतदाताओं पर, कि मैं आज अपने मुख्यमंत्री को एक विधानसभा देखरेख करने के लिए, और तो कोई खाली है नहीं 90 में, लेकिन अपनी करनाल विधानसभा से मैं त्याग पत्र दे करके इनको सेवा का मौका, आपकी सेवा ये करें। उसी दिन 13 तारीख को शाम को ये घोषणा की थी। मैंने आपसे पूछा नहीं, इसलिए कि मुझे विश्वास है, और विश्वास को आप पूरा करेंगे, बखूबी पूरा करेंगे, क्योंकि ये विषय तो है भी सारा 6 महीने का, बल्कि बहुत विवाद शुरू हो गए हैं कोर्टों में और चुनाव आयोग में, ये वो कि 6 महीने के लिए चुनाव क्यों कराना। हमने कहा एक संविधान की व्यवस्था है कि 6 महीने में चुनाव कराना पड़ेगा, 6 महीने ज्यादा समय है, 6 महीने से कम रह जाते तो शायद न भी कराते। अब वो हाई कोर्ट में भी कुछ लोग गए हुए, लेकिन कोई चिंता नहीं हमको ये चुनाव जीत करके, और मुझे इस समय चुके मैं उल्लेख हमारे वर्तमान सांसद संजय भाटिया जी का भी करना चाहूंगा, क्योंकि जब ये चल रहा था तो मैंने तो यही कहा था कि मेरा काम पूरा हुआ, मुझे मुक्त किया जाए जनता की सेवा करने के लिए। कोई प्लेटफॉर्म जो मिलेगा उससे आखिरी यानी सांस तक जनता की सेवा करना। भूमिका बदली है लेकिन भाव वही है, भाव है सेवा। ये भूमिका बदलने के बाद सेवा का भाव तो मन में रहेगा ही ना, क्योंकि जनता मेरा परिवार है। इस परिवार का सदस्य होने के नाते परिवार की सेवा आखिरी क्षण तक करना मेरा दायित्व है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका दायित्व निभाने के लिए आपकी भूमिका हम तय करेंगे। क्या भूमिका होगी? मैंने कहा बताइए। तो जैसे ही 13 तारीख को यह सारा क्रम हुआ, 13 तारीख को ही शाम को ये सूची निकलती है। सूची से पहले की बात उन्होंने कहा कि आपको हम करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाहते हैं। मैंने कहा एक छोटी सी शर्त है मेरी, अगर वो पूरी हो जाएगी तो मैं जरूर लड़ जाऊंगा। कहने क्या शर्त है? आप भी शर्तें रखोगे? मैंने कहा मुझे आज मन कर रहा है। मन यह है कि हमारे वर्तमान सांसद संजय भाटिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संजय भाटिया जी की सहमति के बिना मैं ये दायित्व नहीं लूंगा। तब संजय भाटिया जी से बातचीत हुई, इन्होंने उसमें हाँ की और उन्हें शाम को जो है उसकी घोषणा कर दी। ये त्याग और समर्पण कम नहीं है। ये होड़ भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में, लखनवी अंदाज में दोनों जगह होड़ होती है। लखनवी अंदाज में क्या होता मालूम है? पहले आप, पहले आप, पहले आप, इस चक्कर में उनकी गाड़ी छूट जाती है। यहां भी हम भी कहते हैं पहले आप, पहले आप। कांग्रेस भी कहती है पहले आप, पहले आप। अंतर कहां है? हमारे यहां तो कोई चीज एक है, हमारे हाथ में है, वो किसके पास रहे ये होड़ होती है कि मुझे नहीं, पहले आप लीजिए, आपको देनी है। वो भाव चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी बदलने के लिए आया हो और चाहे एक अपने सांसद के चुनाव के लिए, संसदीय चुनाव करनाल के नाते आया हो।
हमने सामने वाले को आपको कहा भैया आप रखो, संभालो इसको, जिम्मेदारी संभालो ये। और एक तरफ कांग्रेस है, वहां कुछ है नहीं अभी, लेकिन एक दायित्व के नाते दायित्व डालना चाहते हैं, आपको ये काम करना, आपके सिर पर एक बोझ रखना है। और वो कहते हैं नहीं मैं संभालूंगा, नहीं मैं नहीं संभालूंगा, तुम संभालो, पहले आप। चुनाव लड़ने में अगर जगह बताई जाती है यहाँ चुनाव लड़ो, नहीं मैं नहीं लड़ता, उसको दे दो, वो लड़ेगा। बहुत लोग वहां चुनाव जो नहीं लड़ना चाहते, अपनी जगह दूसरा आदमी ढूंढ रहे हैं कि भैया कैसे ना कैसे ये चला जाए। बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भी आए हैं जिनको हमारे मित्र पूछते हैं कि आप यहाँ तो आ गए हो, लेकिन यहाँ टिकट तो मिलेगी नहीं, यहाँ तो पहले से ही बहुत लोग बैठे चुनाव लड़ने वाले, उनका हमें पता है हमें टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन यहां आने के बाद जिसको चुनाव लड़ना होगा लड़ेगा। हम कोई बहुत जल्दी में नहीं है, चुनाव लड़ना ही है, लेकिन अगर कांग्रेस में रह जाएंगे तो वहां जबरदस्ती चुनाव लड़ना पड़ जाएगा, इसलिए हम जान छुड़ा के भाग के यार, ऐसे उदाहरण है। तो आज देश के अंदर एक वातावरण बना है। इस वातावरण में आज के संदर्भ में चुनाव की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है, आपको सबको पता ही है। देश भर में मोदी जी ने आह्वान किया है कि भाजपा 370 पार। 370 का आंकड़ा आप समझते हैं, एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है देश के लिए कि भाजपा उस 370 को पार करेगी। और एनडीए मिलकर के कितना 400 पार, एक आंकड़ा रखा गया है। और उस आंकड़े में हरियाणा की अपनी भूमिका, अपना योगदान, मैक्सिमम जो हमारा है वो 10 सीटों का है। पहले से 10 अपने हाथ में है। अब टारगेट को 10 से ज्यादा तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ये संकल्प करते हैं कि 10 की 10 सीटें। अब जो मार्जिन का विषय है जिसको संजय जी बता रहे थे, अब उसमें रिकॉर्ड कौन सा बढ़ाना कौन सा नहीं बढ़ाना, अगर कहीं देश भर में सबसे ज्यादा हो गया तो इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को आपको देना पड़ेगा। मैं तो नहीं उनको शेयर कर पाऊंगा कि हमने और पूरे हरियाणा में सब जगह वातावरण अच्छा है, माहौल अच्छा है। बीजेपी बाकी सब पार्टियों से फार अहेड है। हमने अपने सारे प्रत्याशी बहुत अच्छे बहुत सुंदर प्रत्याशी अपने आए हैं, सबके सब, और एक अच्छे मार्जिन सबसे जीतेंगे। और हरियाणा में 10 ही नहीं 11 कमल ये खिला करके और मोदी जी को सौंप के आएंगे।